प्यारे बच्चों, आज हम थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे, तो आज हम वर्क पे वर्क करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक बार लास्टली सारे बच्चे बता दें, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबडी? यस सर। थैंक यू। यस सर। ओके, सो बेटे आज हम बात करेंगे वर्क की। वर्क क्या होता है बेटे? आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूं वर्क क्या होता है बेटा। वर्क होता है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी when we have pressure difference जब प्रेशर का डिफरेंस होता है बेटे, ठीक, तो उस समय जिस मोड से एनर्जी ट्रांसफर होती है उस मोड को हम लोग वर्क कहते हैं, जैसे कि आपको पहले मैंने बताया था। ठीक, वर्क जो होता है बेटे, अगर हम वैसे सोचें तो वर्क दो चीजों से मिलके बनता है बच्चों। ठीक है, वर्क दो चीजों से मिलके बनता है। वो दो चीजें क्या होती है? एक होता है इंटेंसिटी फैक्टर, और दूसरा होता है बेटा इनटू कैपेसिटी फैक्टर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिटी फैक्टर? बेटा इंटेंसिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड। इंटेंसिटी फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चे? देखो बेटा, बेसिकली इंटेंसिटी फैक्टर का मतलब है कितना इंटेंस वर्क है, यानी कितना वर्क होने के लिए कितनी हमारे को जोर लगाना पड़ेगा, या कितना काम उसके लिए करने के लिए कितनी हमें एनर्जी की खपत करनी पड़ेगी, वो उसकी इंटेंसिटी फैक्टर होता है। और कितना वर्क हो जाएगा उतनी एनर्जी देने से, वो उसका कैपेसिटी फैक्टर होता है। ठीक, जैसे कि कई तरह के वर्क हमारे पास होते हैं। सबसे पहले बात करते ग्रेविटेशनल वर्क की। देखो बेटे, ग्रेविटेशनल वर्क की बात करें तो ग्रेविटेशनल वर्क का मतलब क्या है? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम किसी वेट को उठाते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। अब उसमें इंटेंसिटी ऑफ वर्क अगर हम बात करें, इंटेंसिटी फैक्टर की बात करें, तो इंटेंसिटी फैक्टर क्या होगा बेटा? कितना वेट है। अगर वेट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली वर्क ज्यादा होगा, वेट कम है तो वर्क कम होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ वर्क विल डिपेंड अपॉन वेट। और हमारा फिजिक्स कहता है कि वेट होता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो हो गया इंटेंसिटी। अब रही बात इसकी कैपेसिटी। इस वर्क को करते हुए कितनी कैपेसिटी हुई? जितना हमने उस सब्सटेंस को ऊपर उठा दिया, वो उसकी कैपेसिटी हुई। तो उठाया मतलब हाइट। ठीक है, तो कैपेसिटी फैक्टर इज h। इसलिए ग्रेविटेशनल वर्क का पूरा फॉर्मूला हो गया mgh। इसलिए ग्रेविटेशनल वर्क का पूरा फॉर्मूला हो गया mgh। ऐसे ही एक और वर्क लेते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क। बेटा इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे होता है? हम किसी चार्ज को मूव करवाते हैं और उससे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। जब किसी चार्ज को मूव करवाया जाता है, उससे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है बेटे, तो अगर हम इसकी इंटेंसिटी देखें तो हम ये देखेंगे कितना बड़ा चार्ज है। अगर चार्ज कम होगा तो मेरे प्यारे बच्चों वर्क कम होगा, अगर चार्ज ज्यादा होगा तो वर्क ज्यादा होगा। इस वजह से जो इंटेंसिटी फैक्टर है वो है चार्ज। बेटे चार्ज को हम Q से लिख देते हैं। चार्ज को किससे लिख देते हैं? Q से। और रही बात इस वर्क की कैपेसिटी कितनी होगी? बेटा इस चार्ज के मूव करने से जितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, इसको चार्ज को मूव करवाने से जितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखते हैं V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखते हैं? V। इस वजह से बेटा जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो Q इंटू V हो जाता है। समझ में आई बेटे बात? यस आराध्या, यू आर सेइंग
माई वॉइस इज नॉट क्लियर? अभी क्लियर है बेटे? No, sir, it's clear. सर एक बार आप लेंस क्लीन कर दो थोड़ा सा। बेटे ये लेंस बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ये DSLR कैमरा है, ठीक। सिर्फ ये है कि थोड़ी डिम लाइट है क्योंकि इतनी तो रिफ्लेक्शन पड़ती है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक। और क्लियर तो दिखाई देना चाहिए क्योंकि ये खुद सेल्फ निट बोर्ड है। सेल्फ निट बोर्ड में तो वैसे ही पता चल जाता है। Yes, sir, it's very clear. ओके, So नेक्स्ट हम बात करेंगे मैकेनिकल वर्क की। मैकेनिकल वर्क, देखो बेटा फिजिक्स में तुम पढ़े हो मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैकेनिकल वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फोर्स जो है वो इसकी कैपेसिटी है, कितना फोर्स लगाओगे उतना वर्क होगा। फोर्स कम लगाओगे बेटे वर्क कम होगा, फोर्स ज्यादा लगाओगे बेटे वर्क ज्यादा होगा। और रही बात इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी उससे कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, उससे कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखते हैं DL, चेंज इन लेंथ, डिस्प्लेसमेंट। सो इसलिए मैकेनिकल वर्क जो आ जाता है वो होता है F इंटू DL, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे बेटा थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम बात करें तो हम किस चीज की बात करते हैं? हम इंजन से काम करवाते हैं, ठीक। हम इंजन से काम करवाते हैं। कल परसों मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स वाले किस चीज के लिए रोते हैं और केमिस्ट्री वाले किस चीज के लिए रोते हैं। मैंने कहा था थर्मोडायनेमिक्स में फिजिक्स रोती है वॉल्यूम को, है ना। वॉल्यूम बढ़ा वॉल्यूम कम हुआ इसके ऊपर डिपेंड करता था, है ना बेटे। तो बेसिकली एक और आ जाता है जो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ना है, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक। सर यहाँ पे DL क्या है? हाँ जी बेटे, सर DL क्या है? DL इज डिस्प्लेसमेंट बेटा, चेंज इन लेंथ। DL इज डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन लेंथ। जो स्मॉल लेंथ, जैसे मान लो कोई सब्सटेंस को हमने हिलाना है, हमने कुछ फोर्स लगाई तो अपनी जगह से वो चेंज हुआ ना बेटा, वो जो लेंथ का चेंज, जो डिस्प्लेसमेंट हुई उसको DL लिखा है बेटे। क्लियर? Yes, sir. अब रही बात प्रेशर वॉल्यूम वर्क। बेटा प्रेशर वॉल्यूम वर्क को कई बार लोग एक्सपेंशन वर्क या कंप्रेशन वर्क भी बोलते हैं। वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंशन होगी, वॉल्यूम कम होगा तो कंप्रेशन होगी। अब बेटे ये जो होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये सर्टेन प्रेशर के अगेंस्ट होता है, किसी सर्टेन प्रेशर के अगेंस्ट होता है। जैसे प्यारे बच्चों, हमने जब वर्क की डेफिनेशन ली थी तो हमने कुछ इसी तरह से तो पढ़ा था ना कि हमारे पास कुछ ऐसा था। जस्ट अ सेकेंड, हमने कहा कि हमने एक इस तरह का सिलेंडर ले लिया बच्चे, और इस सिलेंडर में एक फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन हमने ले ली थी, लाइक दिस। ठीक है जी, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लाइक दिस। ठीक है बच्चे। अब बेसिकली क्या है हमारे पास कि यहां पे गैस का प्रेशर है और यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है बच्चे। तो ये प्रेशर, अगर मान लो ये जो प्रेशर ऑफ गैस है इट इज मोर देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो इसको यहां धक्का लगेगा। धक्का लगेगा तो ये पिस्टन ऊपर को मूव करेगी अगेंस्ट दिस प्रेशर। अगर ये प्रेशर ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली यहां पे वर्क ज्यादा होगा, ये प्रेशर कम होगा तो वर्क कम होगा। इसलिए इंटेंसिटी इसकी आ जाएगी प्रेशर, जिसको हम प्रेशर एक्सटर्नल लिख देते हैं। एक्सटर्नल का मतलब जिसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है। और बेटे अगर हम यहां से देखें कि कितना वर्क हुआ, मान लो ये यहां तक पिस्टन मूव कर गई, तो यहां तक जो वॉल्यूम चेंज हुआ वो वॉल्यूम चेंज जो होगा वहां मल्टीप्लाई कर देंगे डीवी। इसलिए हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क को बोलते हैं पीडीवी, वेयर पी इज प्रेशर एंड डीवी इज चेंज इन वॉल्यूम। बोलो बेटे ये बात समझ में आई कि वर्क इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर का प्रोडक्ट है? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? यस और नो?
Yes, sir. डीएल और डीवी का एक बार मतलब दोबारा बता दो किसका बेटे? सर, जो आपने एक डीएल लिखा है और डीवी दोनों का एक बार दोबारा बता दो। बेटे डीएल का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। और डीवी है चेंज इन वॉल्यूम, कितना चेंज इन वॉल्यूम हुआ। ओके सर। ठीक है जी। तो ऐसे वर्क निकालते हैं हम लोग। अब हमें यह भी पता है कि वर्क इज अ पाथ फंक्शन। बेटा ये नोट कर लिया तो आगे चलता हूं। ठीक, सर हम ये ऊपर वाले जानते वी हैं। का क्या मतलब है? हाँ जी बेटे, किसका? वी का सर, जो इलेक्ट्रिकल वर्क में क्यू वी है। बेटा वी का मतलब पोटेंशियल जनरेटेड, कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ बेटा उसमें। ठीक है, यस सर। ओके। नाउ जो वर्क की बात करें तो वर्क इज अ पाथ फंक्शन। वर्क एक पाथ फंक्शन होता है, जैसे कि आपको समझाया था मैंने। और पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने वर्क कौन सी पाथ में किया, कौन से प्रोसेस में किया। जैसे प्यारे बच्चों, हमारे पास या तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है, या तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है, या एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकता है, एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकता है, और या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस हो सकता है। ठीक, इन तीनों में क्या था कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक, एडियाबैटिक में क्या होता है, यानी आइसोथर्मल में डेल्टा टी इज 0, यानी चेंज इन टेम्परेचर इज 0। एडियाबैटिक में नो हीट is given or taken by the system, taken by the system। ना सिस्टम ने हीट दी ना सिस्टम ने हीट ली, तो हम बोल देते हैं Q is 0। वही बात आइसोकोरिक, आइसोकोरिक बोलते हैं when volume is kept constant, वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया, ठीक, यानी कि हमारे पास डेल्टा V 0 हो गया। अब जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात कर रहे हैं, और अभी तुम्हें बोला कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो होता है वो P डेल्टा V या P dV या P डेल्टा V होता है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर डेल्टा V 0 हो जाता है तो P डेल्टा V की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है, वर्क डन दैट इज 0। तो आइसोकोरिक की तो बात ही खत्म हो गई कि आइसोकोरिक में वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि आइसोकोरिक में बेटा वॉल्यूम चेंज हमारे पास 0 होता है, इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। बोलो क्लियर? सर यहाँ पे Yes, जो sir. Q है, हाँ जी, सर जो Q हमने एडियाबैटिक में लिखा है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है ना? हाँ जी बेटे। यस जसमीत, क्या पूछना चाह रहे हो बेटे? सर जो क्यू है वो वर्क नहीं होएगा? बेटा क्यू थोड़ी वर्क होता है, क्यू तो हीट होता है बेटे, वर्क तो डब्ल्यू से लिखते हैं। ठीक, अभी तो मैंने ये कहा कि एडियाबैटिक वर्क जो होता है उसमें नो हीट, एडियाबैटिक कंडीशन में नो हीट इज गिवन, नो हीट इज टेकन, इसलिए क्यू को हम 0 मान के चलते हैं बेटा। उसमें मान के क्या मतलब 0 होता है, ना हीट दिया ना हीट लिया, तो क्यू इज 0। क्यू इज नेवर वर्क बेटा, क्यू इज ऑलवेज हीट। गॉट इट? यस सर। अब देखो बेटा, आइसोकोरिक की बात हो गई खत्म। ठीक, तो हमारे पास वर्क रह गया आइसोथर्मल कंडीशन का या फिर एडियाबैटिक कंडीशन का। सर आपने एक और कंडीशन नहीं लिखी, आइसोबारिक, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो हम एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करते हैं या एटमॉस्फेयर में कोई चीज करते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑलवेज ही कांस्टेंट होता है। इसलिए चाहे हम आइसोथर्मल कंडीशन ले चाहे हम एडियाबैटिक कंडीशन ले, तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होने से ये दोनों प्रोसेस आइसोबारिक कंडीशन के साथ होते हैं। कहने का मतलब आइसोथर्मल में वर्क आइसोबारिक भी होता है,
एडियाबैटिक में भी वर्क आइसोबारिक कंडीशन में होता है, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर तो एटमॉस्फेयर का कांस्टेंट ही रहना है। जो हमने सिस्टम लिया था, जो हमने सिलेंडर लिया था, उस सिलेंडर में जो पिस्टन उठनी है या नीचे होनी है बेटे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहना है। इसलिए आइसोबारिक को अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आइसोथर्मल या एडियाबैटिक का वर्क देखना है। बोलो क्लियर? यस Yes, sir. तो चलो अब हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। पहले हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल कंडीशंस का वर्क। आइसोथर्मल कंडीशंस, क्योंकि वर्क एक पाथ फंक्शन है, तो चाहे आइसोथर्मल हो चाहे एडियाबैटिक हो, इनिशियल या फाइनल पोजीशन अगर सेम हो फिर भी वर्क अलग अलग होगा, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है। पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। क्लियर? तो वर्क इज अ पाथ फंक्शन। अब बेटे आइसोथर्मल में आगे दो कंडीशन हो सकती है, वेदर वी कैन हैव अ रिवर्सिबल वर्क और वेदर वी कैन हैव इररिवर्सिबल वर्क। इररिवर्सिबल वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि वर्क रिवर्सिबल कब होता है, वर्क इररिवर्सिबल कब होता है। कंडीशन आइसोथर्मल है, उसमें रिवर्सिबल कंडीशन अलग है, इररिवर्सिबल कंडीशन अलग है। इसी तरह एडियाबैटिक में भी रिवर्सिबल अलग और इररिवर्सिबल अलग। अब बात आती है कि वर्क रिवर्सिबल कब होता है और वर्क इररिवर्सिबल कब होता है। देखो बेटे, मैंने अगेन से क्या किया, एक ऐसे करके सिलेंडर ले लिया, ठीक है जी। सो आई टुक दिस सिलेंडर, ठीक। इस सिलेंडर में वैसे ही फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दी गई। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन को मैंने यहां पर लगा दिया है, ठीक है जी। सो मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन इज अप्लाइड। अब मान लेते हैं कि हमारे पास यहां का जो प्रेशर है वो 0.1 एटमॉस्फेयर है। यहां का प्रेशर 0.1 एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। तो यहां जो प्रेशर लग रहा है वो कितना होगा बेटे, वो 1 एटमॉस्फेयर होगा। अब ऐसी कंडीशन पे पिस्टन कहां को मूव करेगी, जल्दी बोलो, पिस्टन कहां मूव करेगी बेटा? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो पिस्टन डाउनवर्ड आएगी। जब डाउनवर्ड आएगी तो बेटे यहां से वॉल्यूम का चेंज होगा, वॉल्यूम कम होगा। जब वॉल्यूम यहां कम होगा तो यहां का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। बॉयज लॉ जानते हो ना, बॉयज लॉ? बॉयज लॉ क्या कहता है कि जब वॉल्यूम कम होगी प्रेशर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो। बेटे हम कंडीशन तो क्या ले रहे हैं, आइसोथर्मल, सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो यहां बॉयज लॉ लगेगा। अगर बॉयज लॉ लगेगा तो क्या होगा कि जैसे ये वॉल्यूम कम होगी यहां का प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ते 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 मान लो ये एक पॉइंट पर 1 एटमॉस्फेयर आ गया और उस समय पिस्टन यहां तक आ गई, उस समय पिस्टन यहां तक आ गई, ठीक। हमने इसको दबाया, ये यहां तक आ गई पिस्टन, ठीक, और प्रेशर यहां पर, अब यहां प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया। ऐसे केस में हमने यहां से अपना जो फोर्स थी जिससे हम इसको नीचे कर रहे थे, कोई हाथ लगाया था, उसको हटा दिया। हटा दिया तो क्या ये पिस्टन वापस जाएगी, बोलो? यस सर। जाएगी? नो सर। अरे यहां पे भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, यहां पे भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, प्रेशर बराबर है, तो क्या पिस्टन वापस जाएगी? नो सर। नो सर। नहीं जाएगी बेटा। वहीं पर अगर बेटे मैंने इस कंडीशन को कुछ ऐसे ले लिया होता, समझ लो कि मैंने एक पिस्टन ले ली, मतलब एक सिलेंडर ले लिया और उस सिलेंडर में ऐसे ही करके एक मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन ले लिया, ठीक है जी। अब मैं मान लेता हूं यहां पे प्रेशर जो है 0.99 एटमॉस्फेयर है और यहां का प्रेशर तो आपको पता ही है कि 1 एटमॉस्फेयर है। अब मैंने यहां पे प्रेशर, मतलब हाथ से इसको दबाना शुरू किया,
जैसे इसको दबाना शुरू किया, ये पिस्टन नीचे मूव करनी शुरू हो गई। अब जब नीचे मूव करनी शुरू हुई, धीरे धीरे यहां प्रेशर बढ़ने लगा। यहां प्रेशर बढ़ते बढ़ते मान लो 1.1 एटमॉस्फेयर हो गया। जब 1.1 एटमॉस्फेयर हो गया, मैंने यहां से फोर्स हटा दी। क्या अब ये पिस्टन बाउंस बैक करेगी कि नहीं करेगी? करेगी सर। Yes, sir. करेगी। तो यानी अब ये पिस्टन वापस जाएगी। वापस कब जाएगी? जब बेटे हमारे पास यहां पे प्रेशर इतना था, लेकिन अंदर जैसे हमने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, ठीक इसका प्रेशर बाहर के प्रेशर से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अब बेटे दोनों केसेस में फर्क देखो। यहां पे 1 एटमॉस्फेयर बाहर का प्रेशर, अंदर का प्रेशर 0.99, यानी प्रेशर डिफरेंस इज लेस। प्रेशर डिफरेंस इज लेस। प्रेशर डिफरेंस इज लेस। प्रेशर का डिफरेंस बहुत कम था, तो बहुत थोड़ा सा दबाने से यहां का प्रेशर इसके प्रेशर से ऊपर चला गया था, और एकदम से जब हमने छोड़ा तो पिस्टन बाउंस बैक करी। लेकिन यहां पर प्रेशर डिफरेंस वाज हाई। ठीक, प्रेशर डिफरेंस यहां पर हमने देखा, इस पर्टिकुलर जगह पे प्रेशर डिफरेंस वाज हाई। प्रेशर डिफरेंस वाज हाई। तो जब प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा था, जब हमने आप फोर्स लगाई, ये पिस्टन अंदर तक आ गई, बहुत नीचे जाने के बाद इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बराबर हुआ। अब हमने छोड़ा तो भैया ये यही रह जाएगी, पिस्टन मूव ही नहीं करेगी ऊपर की तरफ को। हाँ, इससे और आगे दबाते तो शायद थोड़ा सा मूव करती, पर क्या वापिस वही जाती? नहीं जाती। तो जब प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो वर्क कैसा हो जाता है? इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल वर्क कब बोलते हैं? बोलते हैं इरिवर्सिबल वर्क तब होता है जब प्रेशर का डिफरेंस बहुत हाई होता है। और रिवर्सिबल वर्क कब होता है? जब प्रेशर का डिफरेंस बहुत लो होता है, बहुत लेस होता है, तो वर्क रिवर्सिबल हो जाता है। क्योंकि ऐसे कंडीशन में जैसे हम फोर्स लगा के इसको फोर्सफुली नीचे करते हैं, यहां का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। जैसे हम फोर्स हटाते हैं, ये पिस्टन दोबारा अपवर्ड चले जाती है। सो दिस बिकम्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो 100% रिवर्सिबल कोई नहीं होता बेटा। दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो 100% रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबिलिटी इज एन आइडियल कंडीशन। रिवर्सिबिलिटी इज एन आइडियल कंडीशन। येट यहां पे ये रिवर्सिबल कह सकते हैं और ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता। तो फटाफट बताओ, समझ में आया रिवर्सिबल कब और इरिवर्सिबल कब? यस सर। Yes, sir. ओके, अब बेटे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क। इरिवर्सिबल वर्क, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क, जब प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। इसके लिए पहले हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक, क्योंकि +1 में पेपर में डेरिवेशन भी पूछी जाएगी बेटे जी। ठीक, तो चलिए हम अगेन इसको समझाने के लिए वही अपना एक सिलेंडर लेते हैं जो पहले भी लिया हमने। ठीक, और यहां पर हमने एक मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन ले लिया बेटा जी। ठीक, अब बेटे जी इसका यहां से यहां तक, ठीक, इसका यहां से यहां तक जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लो ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर इज ए। और यहां हमारे पास लग रहा है प्रेशर विच इज एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक, यहां कुछ गैस हमने ले रखी है। बेटा देखो, जनरली हम लोग सेल्फिश लोग हैं, है ना। हम सिस्टम से काम करवाना चाहते हैं, हम सिस्टम पे काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सिस्टम हमारे पे क्या काम करे वो हम देखते हैं। ठीक, इसलिए जनरली हम वर्क डन बाय द सिस्टम देखा करते हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम देखा करते हैं। तो मान लेते हैं ऐसे केस में इसका प्रेशर P था और ये P एक्सटर्नल था, और हमने मान लिया कि प्रेशर ऑफ गैस इज मोर देन प्रेशर ऑफ
एटमॉस्फेयर। अगर ऐसा हुआ तो फटाफट बताओ पिस्टन किस साइड मूव करेगी? सर बाहर की तरफ। ऊपर की Upward. तरफ। तो क्योंकि प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है तो ऑब्वियसली यहां धक्का लगेगा और पिस्टन अपवर्ड्स मूव करेगी। तो वर्क कौन करेगा? वर्क सिस्टम करेगा। वर्क कौन करेगा? वर्क सिस्टम करेगा बच्चों, ठीक। और मान लो पिस्टन मूव करते करते यहां तक आ गई, ठीक। पिस्टन जो मूव करी है वो यहां तक आ गई है, ठीक है जी। और ये जो यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुई, ये जो थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज हुआ, मान लो इस वॉल्यूम को मैंने डीवी, या पहले लेंथ को ले लो, ठीक। मैंने ये जो लेंथ चेंज की यहां से वो डीएल है, स्मॉल चेंज इन लेंथ, दैट इज डीएल। क्या हुआ कि जब इसने यहां पे धक्का मारा, पिस्टन यहां से यहां मूव कर गई, तो बेटे ये जो चेंज इन लेंथ हुआ वो डीवी हो गया, डीएल हो गया। तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम का चेंज है वो कितना होगा बेटे? उसको लिख दिया डीवी। और डीवी किसके बराबर होता है? वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एरिया इंटू लेंथ। एरिया, जब ये पिस्टन ऊपर मूव की, क्या एरिया में कोई फर्क पड़ेगा भाई? एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया एज इट इज। और लेंथ कितनी चेंज हुई? डीएल। तो जो चेंज, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम आया वो कितना आया? वो आया डीवी इज इक्वल टू ए इंटू डीएल, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो गया। बोलो यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यस यस सर। सर। अब हम ये जानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका मतलब जो फोर्स होगी वो होगा प्रेशर इंटू एरिया। इसका मतलब फोर्स किसके बराबर होगी? प्रेशर इंटू एरिया। और बेटे अभी तुमने पढ़ा था कि वर्क जो होता है, वर्क किसके बराबर होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो पढ़े थे अभी कि नहीं? यस और सर। फोर्स की वैल्यू हमें पता है P इंटू ए, यहां पुट कर देते हैं। तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क DW, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क आया वो आया प्रेशर इंटू एरिया इंटू डीएल। प्रेशर इंटू एरिया इंटू डीएल। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? अब ये वैल्यू क्या है भाई? व्हाट इज दिस? दिस इज स्मॉल चेंज इन DV. वॉल्यूम। डीवी। तो हम लिख सकते थे कि डीडब्ल्यू इज पी डीवी। और क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया। बेटे देखो मैंने आपको बोला फिजिक्स वाले वॉल्यूम को रोते हैं, तो फिजिक्स वाले क्या कहते हैं कि अगर सिस्टम ने काम किया पॉजिटिव ले लो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन केमिस्ट्री वाले किस चीज को रोते हैं? एनर्जी को। अब जब ये सिस्टम ने वर्क किया तो एनर्जी कम हुई कि ज्यादा हुई? सर एनर्जी कम हुई। एनर्जी कम हुई। अगर एनर्जी कम हुई तो साइन कौन सा लगाएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। तो dW इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। अब ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हमने निकाला। अब हम इसको क्या कर देते? इंटीग्रेट कर देते। लेट वी इंटीग्रेट दिस बाय पुटिंग लिमिट्स V1, ठीक। यहां पे वॉल्यूम की लिमिट्स में V1 टू V2, ये वॉल्यूम की लिमिट्स हमने पुट कर दी है। हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया है। बेटे dW की इंटीग्रेशन क्या होगी? दैट इज W। प्रेशर कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा माइनस P, और इंटीग्रेशन किसकी रह जाएगी? dV की, जिसकी लिमिट्स हमने पुट की है V1 माइनस V2, ठीक। V1 और V2 इसकी लिमिट्स पुट की है। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, dV का इंटीग्रेशन अगर हम करें विद लिमिट्स V1 टू V2 तो क्या बनेगा? V2 माइनस V1। सर V2 माइनस V। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि W विल कम आउट टू बी माइनस P इंटू V2 माइनस V1, ठीक है जी। V2 माइनस V1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। अब इसका मतलब
वर्क इज माइनस पी डेल्टा वी। V2 माइनस V1 क्या होता है? डेल्टा वी। तो बेटे हमारे पास जो वर्क निकल करके आया आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंडीशन का, वो क्या है? P डेल्टा वी। जहां पे P कौन सा लेंगे? जिसके अगेंस्ट प्रेशर होगा, इसलिए जिसके अगेंस्ट वर्क होगा, तो वर्क कैन बी रिटन एज माइनस पी एक्सटर्नल, क्योंकि इसके अगेंस्ट हुआ ना भाई, तो P एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये वर्क का फॉर्मूला आ गया इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंडीशंस। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार बता दो Yes, पी sir. के आगे माइनस क्यों लगा? माइनस इसलिए लगा कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा कैसे लेते हैं? नेगेटिव, है ना बेटा? क्योंकि जब सिस्टम काम करेगा उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होती तो केमिस्ट्री वाले क्या बोलते हैं कि एनर्जी कम होगी तो माइनस का साइन लगाओ, इसलिए यहां पे साइन किसका हो गया? माइनस का। बोलो क्लियर? यस सर। अब देखो बेटे, जो हमारे पास प्रेशर है उसका यूनिट क्या होता है? या तो एटमॉस्फेयर होता है या बार होता है। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लीटर होता है। तो यहां पे वर्क का जो यूनिट आ गया वो तो लीटर एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर लीटर आ गया। ठीक है, वर्क का यूनिट क्या आ गया? लीटर एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर लीटर। पर हमें तो एसआई में चलना होता है ना, तो वर्क किस में निकालना होता है? जूल्स में। तो जब भी लीटर एटमॉस्फेयर में वर्क आए उसको मल्टीप्लाई कर देने का 101.325 से, तो उससे वर्क जूल्स में आ जाता है। वर्क किस में आ जाता है? जूल्स में। या आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा बेटे, क्योंकि यहां से जो वर्क आप निकाल रहे हो प्यारे बच्चों, वो लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा। उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.325 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है। इससे हमारा वर्क जूल में आएगा, नहीं तो वर्क लीटर एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगा। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन का वर्क निकालना समझ में आ गया प्यारे बच्चों? यस सर। Yes, sir. ओके। पर वर्क इज अ पाथ फंक्शन। तो अगर हो सब कुछ यहीं पर ऐसा ही हो, लेकिन वो रिवर्सिबल कंडीशंस हो, तो रिवर्सिबल कंडीशन में वर्क कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं। अब है आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशंस। ठीक, इससे पहले कि आगे चलो, फटाफट से बता दो कि रिवर्सिबिलिटी कब होती है? when pressure difference तो is जब less. गैस प्रेशर का डिफरेंस हो। प्रेशर डिफरेंस इज वेरी लो। यानी जो हमारा प्रेशर एक्सटर्नल था वो लगभग इंटरनल प्रेशर के बराबर होगा, है ना जी? प्रेशर एक्सटर्नल और इंटरनल लगभग सेम होगा। या ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेशर एक्सटर्नल जो होगा वो प्रेशर इंटरनल प्लस माइनस स्मॉल प्रेशर डीपी होगा। ठीक, जो थोड़ा बहुत प्रेशर डिफरेंस होगा कम होगा या ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो प्लस लगाएंगे, कम होगा तो माइनस लगाएंगे, बट थोड़ा बहुत ही फर्क होगा ना बेटा। तो डीपी इज वेरी स्मॉल, डीपी इज वेरी स्मॉल। और बेटे अब हम डेरिवेशन वहीं से शुरू करेंगे और वहां तक तो आ ही जाएंगे। कहां तक? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। यहां तक तो हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया, पीछे जैसे पिछली डेरिवेशन में किया, ऐसे वाला। यहां तक तो हम वैसे ही आ जाएंगे, आएंगे ना बेटा? अब चलो इसके आगे देखते हैं। अब हमने इस एक्सटर्नल प्रेशर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक, तो हमारे पास वर्क जो आ गया वो आ गया माइनस पी इंटरनल प्लस माइनस स्मॉल प्रेशर डीपी इंटू डीवी। ठीक है जी, ये हमारे पास वर्क आ गया। अब प्यारे बच्चों सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, इट इज वेरी स्मॉल। ये बहुत ही स्मॉल है क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस इज वेरी लेस। वेरी स्मॉल, कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको अपन लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, कैन बी नेग्लेक्टेड। तो बच्चों इसको जब नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या बना? W इज इक्वल टू माइनस पी इंटरनल
इंटू डीवी, पी इंटरनल इंटू डीवी। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब एक बात मुझे बता दो कि जो इंटरनल प्रेशर था वो किस चीज का प्रेशर था? इंटरनल प्रेशर किस चीज का प्रेशर था? इंटरनल प्रेशर वॉज प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर। और बेटे अभी तुमने स्टेट्स ऑफ मैटर में सब पढ़ा, तो गैस का प्रेशर कैसे निकालते हैं बेटे? बोलो, क्या गैस का प्रेशर ऐसे निकालते हैं? पीवी इज इक्वल टू nRT, सो प्रेशर ऑफ गैस विल बी nRT बाय V। बोलो, यस सर। फ्रॉम आइडियल गैस, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो प्रेशर, जो गैस का प्रेशर होगा वो nRT बाय V होगा। सो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, सो पुटिंग द प्रेशर ऑफ गैस इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इंटरनल इन 1, फर्स्ट में पुट कर दो P इंटरनल की वैल्यू, P इंटरनल P गैस है, तो वो आ जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज DW। यहां पे भी मेरे को यही लिखना चाहिए था, DW और DW। सो DW विल बी इक्वल टू, क्या आ जाएगा बेटा? P इंटरनल की जगह nRT अपॉन V इंटू DV, आगे माइनस का साइन। बोलो यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई? P इंटरनल की जगह ये पुट कर दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। लो जी, करो इंटीग्रेट। देखो बेटे, जब इंटीग्रेट करेंगे DW की इंटीग्रेशन क्या हो गई? W माइनस, देखो नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट रहेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, R कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। हमारा रिएक्शन कैसा? आइसोथर्मल, T कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा? dV बाय V, जिसकी लिमिट्स होंगी V1 टू V2, V1 टू V2, लिमिट्स के साथ हमने कर दिया। अब बेटे dV बाय V विद लिमिट्स V1 टू V2, इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताओ। V raised to log power of minus V. 2 divided by नेचुरल V. लॉग ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना? यानी लिख सकते हो W इज इक्वल टू माइनस nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ V1। बोलो यही मतलब हुआ इसका। अब इसका मतलब W इज इक्वल टू माइनस nRT, ठीक है जी। और हम बेटे लॉग में माइनस का मतलब क्या समझते हैं? डिवाइड। तो नेचुरल लॉग ऑफ V2 माइनस V1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलो। यस सर। अब बेटे एक बात बताओ, क्या नेचुरल लॉग का टेबल है हमारे पास? नो सर। तो No, sir. हमें यह पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ x इज 2.303 log टू द बेस 10x। यानी अगर log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है नेचुरल लॉग को, तो कितने से मल्टीप्लाई करते हो? 2.303 से। इसलिए वर्क जो होगा वो होगा 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। क्या ये फॉर्मूला डिराइव हो गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क के लिए? यस सर। किसी बच्चे को इस डेरिवेशन में कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. सर अब देखो बेटे, ये आइसोथर्मल कंडीशंस हैं। आइसोथर्मल में प्रेशर और वॉल्यूम में बॉयल्स लॉ लग जाता है। तो हम ये जानते हैं एज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और अगर हमें प्रेशर का डिफरेंस दिया हो, प्रेशर का चेंज दिया हो, तो हम वॉल्यूम की जगह प्रेशर पुट कर सकते हैं, लेकिन ऑपोजिट। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस 2.303 nRT log of P1 by P2
देखो बेटे, वहां V2/V1 था, यहां P1/P2 उल्टा लिखोगे ना, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर दो प्रेशर दिए होंगे तो रिवर्सिबल वर्क, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क ऐसे निकालेंगे। दो वॉल्यूम दिए होंगे, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क, वो ऐसे निकालेंगे। बोलो दोनों फॉर्मूला समझ में आते कि नहीं आते? यस सर। यस और सर। Yes, स्कूल sir. में इन दोनों की डेरिवेशन भी अलग अलग करनी है ना हाँ जी, सर? स्कूल में अगर रिवर्सिबल था तो ये डेरिवेशन करनी है, और इरिवर्सिबल नहीं, डेरिवेशन यही करनी है बेटा, इसकी यहीं पे शो कर देना है ऐसे ही। उसकी डेरिवेशन अलग से होगी। अगर आइसोथर्मल, स्कूल में अगर पूछा जाए आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क, तो ये वाली डेरिवेशन करिएगा जो पीछे करवाई आपको मैंने, ठीक। और जब अगर स्कूल में आपको आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क की पूछी है, ये मैंने यहां पे लिख दिया, पर आपने ये डिराइव करना है पूरा का पूरा यहां तक, और फिर उससे आगे लेके जाना है। बोलो क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। अब एक बात और समझो बेटे, पीछे जब हमने यहां पे वर्क निकाला, वो किसमें निकला? लीटर एटमॉस्फेयर में। हमने इसको मल्टीप्लाई किया ताकि वो जूल में कन्वर्ट हो जाए। बेटा यहां पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहां हमें आर की वैल्यू ही क्या ले लेनी है? 8.314 ऐसा ही वैल्यू ले लेनी है। फिर चाहे वॉल्यूम लीटर में हो, मिलीलीटर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे ही आंसर किस में आएगा? जूल्स में आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो रेशियो है, इसकी वॉल्यूम तो कटी जा, इसकी तो यूनिट्स कटी जानी है, तो इसकी यूनिट्स पे डिपेंड करना नहीं है, और इसकी यूनिट हमने एसआई ले ली है, तो फिर सीधे ही जूल में वर्क निकलेगा। यानी यहां पे आर हमेशा क्या पुट करना है? 8.314, तो आंसर किस में आ जाएगा? जूल्स में आ जाएगा। मान लो यहां आर आपने 2 पुट कर दिया, जो कि वैल्यू कैलोरी में है, तो फिर ये यूनिट जो हो जाएंगे वो कैलोरीज हो जाएंगे, तो यूनिट कैलोरीज हो जाएंगे। बोलो क्लियर? यानी यहां पे प्रेशर Yes, और sir. वॉल्यूम के यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगा, यहां पे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। प्रेशर या वॉल्यूम का कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, वो यूनिट कटी जाने हैं। चाहे किसी में भी प्रेशर दिया हो, बार में दिया हो, टॉर में दिया हो, एटमॉस्फेयर में दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम लीटर में दिया, मिलीलीटर में दिया, सेंटीमीटर क्यूब में दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी आर की वैल्यू क्या ली, उसके हिसाब से यहां वर्क ऑफ यूनिट आएगा। आर की वैल्यू 8.314 लोगे तो जूल आ जाएगा, आर की वैल्यू 2 लोगे तो आंसर कैलोरीज में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यह बात पूरी तरह से क्लियर हो गई। आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन का वर्क क्या हुआ और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंडीशन का वर्क क्या हुआ। बेटा कर सकता हूं उम्मीद कि आपको समझ में आ गया। यस सर। ओके, अब अगली कंडीशन पकड़ते हैं। अगली कंडीशन क्या थी? एडियाबैटिक कंडीशंस। अगली कंडीशन क्या थी बेटा आपके पास? एडियाबैटिक कंडीशंस। तो अब एडियाबैटिक कंडीशन में वर्क निकालेंगे। एडियाबैटिक पहले इरिवर्सिबल वर्क इन एडियाबैटिक इरिवर्सिबल कंडीशंस। वर्क इन एडियाबैटिक इरिवर्सिबल कंडीशन। बेटे वर्क का तो पता ही है हमें कि वर्क इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। बेटे मैं माइनस इसलिए लगा रहा हूं बार बार क्योंकि हम वर्क डन बाय द सिस्टम कर रहे हैं। ठीक, हम लोग सेल्फिश आदमी यार, हम वर्क सिस्टम का चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते भाई, है ना। ठीक, हम ये चाहते सर हमें सब कुछ पढ़ा दें, सब कुछ करा दें, हम थोड़ी करना चाहते हैं। ठीक, एस ब्लॉक पी ब्लॉक के लेक्चर भेजे तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो गई, नहीं हम थोड़ी पढ़ेंगे, वो तो सर ही कराएंगे, है ना। तो ऐसे हम लोग सेल्फिश है ना भाई। तो हम चाहते हैं कि वर्क जो है वो सिस्टम करता रहे, हम सिस्टम पे काम नहीं करें। ठीक, इसलिए माइनस हमेशा ही हम लगा रहे हैं क्योंकि हम वर्क डन बाय द सिस्टम की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करते तो माइनस नहीं लगाते, प्लस लगाते। इसीलिए इसको एक्सपेंशन वर्क बोला गया क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो सिस्टम एक्सपैंड होगा तो इसको एक्सपेंशन वर्क बोला गया। अगर कभी कंप्रेशन लिखा हो तो बेटा माइनस की जगह प्लस कर देना, बस ये ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात? यस सर। और फिजिक्स में उल्टा चलना है दोस्तों, फिजिक्स अलग रखनी है। मैं बार बार बोलता हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिक्स नहीं करना है। ठीक, नहीं तो इसी में रह जाओगे। बस केमिस्ट्री में एक ही चीज, रट्टा नहीं मारना, सिर्फ एक चीज सोचना कि एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है।
चलो एडियाबैटिक कंडीशन के वर्क की बात करते हैं। तो बेटा वर्क तो यही होना है, पी डेल्टा वी। तो इसका मतलब हो गया वर्क इज इक्वल टू माइनस पी इंटू V2 माइनस V1। पर बेटे ये तो तब हो सकता था अगर टेम्परेचर सेम हो। क्या एडियाबैटिक कंडीशन में टेम्परेचर सेम होता है? नो सर। इसको समझाया था ना मैंने आपको, क्लास में बताया था ना, आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपको समझ नहीं आया था, फिर मैंने बताया था कि एडियाबैटिक कंडीशन में वर्क इज डन ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम अपनी एनर्जी कंज्यूम करके वर्क करता है, इस वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाती है और इस वजह से टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो क्योंकि टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली ये नहीं लगा सकते। V2 का टेम्परेचर अलग होगा, V1 का टेम्परेचर अलग होगा। तो हमें यह तो पता था कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, यहां से V जो होगा वो nRT अपॉन P होगा। ठीक है जी। इसलिए देयरफॉर अगर मैं V2 की बात करूंगा लिखूंगा nRT2 अपॉन P2। ठीक, प्रेशर टेम्परेचर चेंज होगा, नंबर ऑफ मोल तो उतने रहेंगे। अरे सिलेंडर में जितने मोल्स डाले वो थोड़ी चेंज हो जाएंगे, सिलेंडर में कोई छेद थोड़ी है, जितने मोल्स डाले उतने ही रहेंगे ना। तो n सेम है, R कांस्टेंट है, पर टेम्परेचर अलग है, प्रेशर भी अलग है। इसी तरह से जो V1 होगा वो क्या होगा, nRT1 अपॉन P1। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई? अब इसको यहां पुट कर देते हैं। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम्स, पुटिंग V1 एंड V2 इन 1। ठीक, 1 में V1 और V2 पुट कर दो। तो W इज इक्वल टू माइनस P इंटू V2 की जगह आ गया nRT2 अपॉन P2 माइनस nRT1 अपॉन P1। ठीक, क्यों ये यूज नहीं कर पाए थे? क्योंकि यहां टेम्परेचर सेम होना चाहिए था, पर टेम्परेचर सेम नहीं, एडियाबैटिक कंडीशन है, इस वजह से ये हो गया। अब इसमें nR तो कॉमन है, बाहर निकालते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस P nR, ये तो बाहर आ गया, इंटू T2 बाय P2 माइनस T1 बाय P1। बोलो बेटे समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? यस सर। सर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो आप पाओगे W इज इक्वल टू माइनस nRP इंटू, नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, P2 P1, ऊपर क्या आ जाएगा फिर, अगर P2 P1 तो ऊपर आएगा P2 P1 माइनस P1 P2। बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा भाई? यस सर। अब एक बात बताओ यार, वर्क कब तक होता रहेगा, कब तक पिस्टन उठती रहेगी? सर जब तक प्रेशर जब तक डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस जीरो ना हो जाए। हाँ, जब तक कि P2 एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाए, है ना। यानी वर्क इज डन टिल P2 बिकम्स इक्वल टू P एक्सटर्नल, यानी जब एक्सटर्नल प्रेशर और P2 बराबर हो जाए। बेटा ये P एक्सटर्नल ही चल रहा था ना शुरुआत से, हमें पता है ये तो P एक्सटर्नल ही है, क्यों जी, ये P एक्सटर्नल ही है। अब जब आपका इन फाइनल स्टेज, ठीक, इन फाइनली नहीं, फाइनली कर दो सीधे ही, फाइनली आपका ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो वर्क निकलेगा माइनस nR, अंदर क्या रह गया बेटा, T2 P1 माइनस T1 P2 अपॉन P1। तो ये एडियाबैटिक इररिवर्सिबल कंडीशंस का वर्क हो गया, यह एडियाबैटिक इररिवर्सिबल कंडीशंस का वर्क हो गया। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो?
यस सर। कोई बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आई? आराध्या समझ में आई बिटिया? यस सर। आस्था समझ में आ गया बच्चे? यस सर। ओके, पूजा आपको समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये एडियाबैटिक इरिवर्सिबल कंडीशन का वर्क हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशंस का वर्क। एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशन का वर्क। एडियाबैटिक रिवर्सिबल वर्क, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशंस का वर्क। बेटा इसके लिए ना कुछ चीजें आगे की हैं जो अभी हमने पढ़नी है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए। देखो बेटे, एक ना आगे जाके हमारे पास आएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये अभी पढ़ाया नहीं है बेटे मैंने, आगे पढ़ाऊंगा। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कहता है du इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या dw बोल दो, dq बोल दो, dw बोल दो, ठीक। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक। यानी कि इंटरनल एनर्जी का चेंज हीट और वर्क के बराबर होता है, ठीक। हीट और वर्क के बराबर, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका बेटा। यानी सिंपली हमें ये तो पता ही है, इन एडियाबैटिक कंडीशंस, इन एडियाबैटिक कंडीशंस, अगर एडियाबैटिक कंडीशन हो तो क्या जीरो होता है बेटे? सर सर क्यू। Q is zero, so obviously dq and small amount of heat is zero. dq या q एक ही बात है ना बेटे। जैसे मैंने आपको बोला कि फिजिक्स में तो डेल्टा क्यू भी लगा देते हैं, केमिस्ट्री में हम बोलते हैं कि हीट इटसेल्फ इज अ चेंज, तो चेंज के आगे चेंज नहीं लगाते। तो ये d तो मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट की बात होती है, तो ये लिख लो, ये लिख लो, एक ही बात है, dq जीरो है यहां पर। सो अगर ये जीरो है तो du becomes equal to dw, du becomes equal to dw। बोलो प्यारे बच्चों, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस ये सर। सिर्फ एडियाबैटिक कंडीशन में, ये सिर्फ एडियाबैटिक कंडीशन में। अब एक चीज करवाई थी तुम्हें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी, करवाया था कि नहीं करवाया था? यस सर। सीवी किसके बराबर था? du by dt था कि नहीं? यस सर। सो du जो होगा वो होगा cv dt फॉर 1 मोल। अगर n मोल होते तो du इज इक्वल टू n cv dt फॉर n मोल्स। बोलो यहां तक क्लियर और नॉट? यहां तक क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। तो चलो फटाफट से इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे du का आ जाएगा डेल्टा u, ठीक। और क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो माइनस साइन तो अपने पास से लगा देंगे, ठीक ठीक, माइनस साइन तो अपने पास से लगा ही देंगे आगे, पर अभी du निकाल रहे हैं अपन। डेल्टा u इज इक्वल टू n cv डेल्टा t, n cv डेल्टा t। और हमें पता है du dw के बराबर होगा, तो डेल्टा u w के बराबर होगा, तो w यहां पे आ गया माइनस n cv डेल्टा t। तो ये वर्क का फॉर्मूला निकल गया बच्चों, वर्क डन बाय द सिस्टम, इसलिए माइनस लगाया। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। यस। कोई भी दिक्कत है? हमने बोला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये एक फॉर्मूला चुराया हमने, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आगे करवाऊंगा, du इज इक्वल टू dq प्लस dw। तो ये चीज जीरो थी, ये चीज जीरो होती एडियाबैटिक प्रोसेस में। सो du इज इक्वल टू dw, हमें पता है cv इज इक्वल टू du बाय dt, तो du इज इक्वल टू माइनस cv dt। n मोल्स के लिए n cv dt,
तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन CV डेल्टा टी, और क्योंकि वर्क भी इसके बराबर है तो वर्क इज इक्वल टू एन CV डेल्टा टी। सिर्फ माइनस साइन किसने लगाया? वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर ऑन द सिस्टम होता प्लस लगा देते, बस इतना ही फर्क होता। पर मान लो अगर हमें CV दिया ही नहीं है, अगर हमें CV नहीं दिया है तो कैसे करेंगे? अगर CV नहीं दिया, देखो बेटे एक रिलेशनशिप सर ने करवाया था, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। बोलो करवाया था ऐसा कि नहीं? मेयर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। अब इस सारे एक्सप्रेशन को CV से डिवाइड कर देते हैं, CV CV CV। तो बेटे CP बाय CV क्या होता है? गामा। यस, CP बाय CV इज गामा, माइनस CV बाय CV क्या होता है बेटा? 1, और यहां आ गया R अपॉन CV। ठीक है बच्चों, तो यहां से CV निकाल लो, CV आ गया R अपॉन गामा माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1। इसको यहां ये इक्वेशन नंबर मान लो आपके पास फर्स्ट है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ CV इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ CV इन 1, तो 1 में पुट कर दो, तो W इज इक्वल टू माइनस एन R गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1। तो बेटे जी ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक, फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशंस, फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशंस, जहां पे R तो पता ही है, इसकी वैल्यू पता है, नंबर ऑफ मोल हमें गिवन होंगे। बेटे गामा की वैल्यू पता है कि नहीं पता है? बोलो। यस सर। अगर मैं बोलता कि मेरे पास गैस हीलियम है तो गामा की वैल्यू क्या होती? 1.66। यस, मोनोटॉमिक गैस के लिए 1.66। अगर मैं बोलता ये गैस ऑक्सीजन है तो गामा की वैल्यू क्या होती? 1.4। 1.4। डायटॉमिक गैस है। अगर कोई पॉलीटॉमिक गैस लेता जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो गामा की वैल्यू क्या होती? 1.33। तो बेटे हमें ये तो पता ही होता है, और हमें दो टेम्परेचर पता होंगे, हम फटाफट से वर्क इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशंस निकाल सकेंगे। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। जपनीत बेटा समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब देखो बेटे इसके लिए एक प्रॉब्लम है कि हमें इनिशियल और फाइनल दोनों टेम्परेचर पता होने चाहिए। हमें इनिशियल और फाइनल दोनों टेम्परेचर पता होने चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या है कि कई बार हमें इनिशियल टेम्परेचर तो पता है, फाइनल टेम्परेचर नहीं पता होता, दिया नहीं होता क्वेश्चन में, ठीक। तो यहां पे रिवर्सिबल कंडीशन में इफ फाइनल टेम्परेचर इज नॉट नोन, फाइनल टेम्परेचर इज नॉट नोन, तो हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ता है बेटे, ठीक। और फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए जैसे हमारे पास गैस लॉज थे ना बेटा, वो आइसोथर्मल कंडीशन वाला था, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ। यहां पे एडियाबैटिक में बोलते हैं पीवी गामा, पीवी रेज़ टू पावर गामा इज कांस्टेंट एडियाबैटिक कंडीशंस में। यानी हम यहां पे बोल सकते हैं P1 V1 रेज़ टू पावर गामा इज P2 V2 रेज़ टू पावर गामा, ठीक। ऐसे ही बेटे दूसरा हमारे पास लॉ आ जाता है यहां पर, दैट इज VT वाला, तो हमारे पास TV रेज़ टू पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। यानी यहां पे बोल सकते हो T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। ऐसा करते हैं, टेम्परेचर को टेम्परेचर वाली साइड, वॉल्यूम को वॉल्यूम वाली साइड ले जाते हैं, तो T1 बाय T2
इज V2 अपॉन V1 रेज टू पावर गामा -1। अब प्यारे बच्चों, अगर मान लो हमें T1 दे दिया गया हो, T2 नहीं दिया, लेकिन दो वॉल्यूम दिए हैं, तो क्या हम T2 यहां से निकाल पाएंगे? क्या निकाल पाएंगे? गामा तो हमें पता ही होगा, गैस दी होगी ना, Yes, sir. हीलियम कोई ना कोई गैस दी होगी, तो उस गैस का गामा तो पता होगा, तो फाइनल टेम्परेचर यहां से निकाल के फिर पिछले वाले उसमें पुट कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा मान लो ये तो वॉल्यूम का चेंज दिया था, अगर मान लो प्रेशर का चेंज दिया होता तो बेटे एक और इक्वेशन होती है, T गामा P1 माइनस गामा इज कांस्टेंट। ठीक, इसकी डेरिवेशंस मैं तुम्हें नहीं करवा रहा हूं, क्यों? ये फिजिक्स का काम है भाई, ठीक, येट मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं तुम्हें। T गामा P1 माइनस गामा इज कांस्टेंट, तो बेटे जी हमारे पास इसका मतलब हो गया T1 गामा P1 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 गामा P2 1 माइनस गामा। बेटे टेम्परेचर को इकट्ठा ले लेते हैं ना, तो T1 बाय T2 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेज टू पावर 1 माइनस गामा। क्यों जी? अब एक बात बताओ बेटा, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अगर 1 से बड़ी वैल्यू हुई तो बेटा ये तो माइनस में आ जाएगी पावर यार, फिर हमें सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में लाने के लिए इसको इंटरचेंज कर देते हैं, लिखते हैं T1 बाय T2 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू, बेटे P1 ऊपर लिख देते हैं, P2 नीचे लिख देते हैं और गामा -1 कर देते हैं। अगर इसको रिवर्स कर दिया तो इसकी पावर रिवर्स हो गई, अब हमारी वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी। तो बेटे जी ये वाला फॉर्मूला लगा करके अगर मेरे को T1 दिया है, P1 दिया है, P2 दिया है, T2 निकालना है, तो क्या मैं फाइनल टेम्परेचर निकाल पाऊंगा? अब यस सर। Yes, तो ऐसे sir. फाइनल टेम्परेचर भी बेटे मैं निकाल लूंगा, और फाइनल टेम्परेचर निकाल के मैं इस इक्वेशन में आराम से फाइनल टेम्परेचर भी पुट करूंगा। इनिशियल मेरे को पता होगा, आर मेरे को पता है, गामा की वैल्यू मेरे को पता है, तो क्या हम वर्क की चारों डेरिवेशंस को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। Yes, sir. तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो वर्क था, वर्क को हमने 3 कंडीशन में बांटा था। हमने कहा था कि वर्क जो हो सकता है वो आइसोथर्मल भी हो सकता है, ठीक, वर्क एडियाबैटिक भी हो सकता है, और वर्क आइसोकोरिक में भी हम देख सकते हैं। आइसोबारिक तो सारे ही प्रोसेस होते हैं। हमने बोला कि आइसोकोरिक का वर्क 0 है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आइसोथर्मल है, 2 कंडीशंस ले ली गई, ठीक, आइसोथर्मल है, 2 कंडीशन ले ली गई, एक इरिवर्सिबल और दूसरी रिवर्सिबल। एक इरिवर्सिबल, दूसरी रिवर्सिबल। जब बेटा इरिवर्सिबल वर्क की बात की तो बोला वर्क इज -P डेल्टा V, ठीक, और इसको ध्यान में रखना, जूल्स में लाने के लिए 101.325 से मल्टीप्लाई कर लिया तो वर्क जूल्स में आ जाएगा। रिवर्सिबल कंडीशन में वर्क निकाला -2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1, और या फिर वर्क इज इक्वल टू -2.303 nRT log ऑफ P1 बाय P2। ये आइसोथर्मल कंडीशंस का वर्क हुआ। एडियाबैटिक में भी हमने 2 चीजें पढ़ी, एक पढ़ा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, और दूसरा पढ़ा था रिवर्सिबल एडियाबैटिक। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का क्या था वर्क? W इज इक्वल टू -NR इंटू क्या लिया था बेटा? T2P1
माइनस P1 P2 अपॉन P1। ठीक, ये इरिवर्सिबल कंडीशन में वर्क निकाला एडियाबैटिक में, और रिवर्सिबल में वर्क इज इक्वल टू माइनस एन CV डेल्टा T। ठीक, यानी T2 माइनस T1, या फिर W इज इक्वल टू माइनस एन आर गामा माइनस 1 डेल्टा T। ठीक है जी। और अगर हमें फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है तो एडियाबैटिक कंडीशन की इक्वेशंस तो मैं करवाई। बोलो बेटा, सारी डेरिवेशंस पानी की तरह क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। और वर्क क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया बेटा जी? ठीक, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क। ठीक, तो बेटे न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क आपको करवाऊंगा कल से शुरू। बेटे कल क्लास में न्यूमेरिकल ऑफ वर्क जो है, ठीक, वो जरूर बताऊंगा कैसे होते हैं न्यूमेरिकल ऑफ वर्क, कि किस किस तरह के न्यूमेरिकल हमारे को वर्क में मिलते हैं, सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। ठीक, मैंने तुम्हें कहा था बच्चे, जो मैं करवाऊंगा वो मैं ही करवाऊंगा। ठीक, यहाँ पे 2-3 बच्चे हैं जो पहले मेरे पास नहीं पढ़ते थे बेटे, पूजा एंड दूसरा आकाश। बेटे ऐसा कुछ पहले कहीं देखा था? नो सर। आपको सिर्फ P डेल्टा V तक ही छोड़ के चले जाते हैं बेटा, इससे आगे कुछ नहीं करवाते हैं बच्चे। लेकिन मैंने आपको सारा आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, ये सारा क्लियर करने की कोशिश की है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं जो कल की क्लास में करेंगे, आज इससे ज्यादा नहीं करेंगे बेटे। ठीक, और आपका होमवर्क होगा, सुन लो पहले, होमवर्क होगा ये जो डेरिवेशंस मैंने करवाई हैं ये 2-2 टाइम डेरिवेशन करके लेके आएंगे। ठीक, 2 टाइम ईच ये डेरिवेशंस करके लेके आएंगे आप लोग। डन? यस सर। सर एक मिनट प्रीवियस sir. पेज निकाल दो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरी बात, देखो बेटा, जब तक ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान में नहीं रहेंगे तब तक बेटे आप न्यूमेरिकल इजीली नहीं कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूलाज ध्यान में रहेंगे तभी, अगर आप इसको डिराइव 2-3 बार कर लेंगे तो चारों डेरिवेशन को 2-2 बार लिखना है। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो बेटे मेरे को ऑनलाइन व्हाट्सएप पे भेजेंगे होमवर्क, और जो ऑफलाइन वाले हैं वो कल ऑफलाइन करके लेके आएंगे। ये सब कल 2:45 पे क्लास होती है ना बेटे? यस सर। अच्छा, अभी जाना नहीं, मैंने थोड़ी बातें करनी है 2-3 तुम्हारे से। सर प्रीवियस पेज निकाल दो।